हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। मस्ती कर रहे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं संधारित्र। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या होता है और संधारित्र कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए बात करते हैं, ये संधारित्र है क्या। आप लोग हेडिंग लगाइए, संधारित्र इंग्लिश होता है कैपेसिटर। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि संधारित्र का मतलब, पहले तो एक अपने दिमाग में इमेज बनाइए या उसकी वास्तविकता देखिए। हम लोग जिसको कहते हैं कंडेंसर, ठीक है, एक जैसे फैन वगैरह में या मोटर में आप लोग लगाते हो कंडेंसर होता है। फैन अगर स्लो चल रहा हो इस तरीके से तो लोग बोलते हैं कंडेंसर खराब हो गया। तो जो कंडेंसर होता है उसको आप यहां समझ सकते हैं, वही क्या चीज है, संधारित्र है। ठीक है, अभी आता है संधारित्र है क्या। तो डिफिनेशन जो संधारित्र का होता है वो होता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना इस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है या इकट्ठा किया जा सकता है। फिर से सुने, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं क्या, कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना इस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। फिर देखिए इसको थोड़ा सा समझा जाइए है क्या, इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, डिफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग डिफिनेशन लिखे थे। बस डिफिनेशन में क्या बताना था कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना इसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, यानी कि अधिक से अधिक आवेश दिया जा सकता है। देखिए ये संधारित्र में होता क्या है, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से संधारित्र में दो प्लेटें होती है। मैं ये समांतर प्लेट बता रहा हूं। एक्चुअली संधारित्र जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र और बेलनाकार प्लेट संधारित्र। तो आपके जो सिलेबस में है वो केवल और केवल क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है ना, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अब पहले ये कहना जाए संधारित्र है क्या, मतलब इसका सिद्धांत क्या होता है। तो इसमें देखिए किसी भी संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट मान लीजिए P है, दूसरा प्लेट क्या है, Q है। ये अब क्या चीज है, ये कुछ दूरी पर होती है, सेपरेशन होता है कुछ दूरी पर। सपोज कर लीजिए कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वह क्या है, D है। ठीक है, इस तरीके से इसमें दो प्लेटें होती हैं। और आप लोग देखे भी होंगे, अगर संधारित्र आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वाले दुकान पर जाइए और उससे पूछ लीजिए कि भैया ये आप कंडेंसर दो, तो वो देगा। या उससे आप कहेंगे कि संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, तो जनरली तौर पे सब लोग कंडेंसर ही बोलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से उसमें लगा रहता है, संधारित्र लगा रहता है। या जो प्लेट होता है, ठीक है, ये जो वैद्युत प्लेट होता है, जैसे टीवी का प्लेट देख लीजिए तो वो भी पीछे ये कैपेसिटर लगा रहता है। या छोटा सा कोई रेडियो का वो जो प्लेट होता है उस पर भी ये कैपेसिटर लगा रहता है। तो कैपेसिटर एक्चुअली गोलाकार भी होता है, समांतर भी होता है। तो उसमें उस जगह किसी किसी प्लेट में तो नीचे लिखा भी रहता है कैपेसिटर। ठीक है, तो वहां से आप समझ सकते हैं ये चीज है क्या। या प्रैक्टिकली जानने के लिए आप लोग अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वाले दुकान पे जाते हैं तो इस चीज को आपको देखने को मिलेगा। फिर चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं, एक P होता है और एक क्या होता है, Q होता है। एक प्लेट को जब हम आवेश देते हैं प्लस Q आवेश, ठीक है, एक प्लेट को हम क्या करते हैं, प्लस Q आवेश से आवेशित कर देते हैं। इस तरीके से मान लिया गया कि प्लेट P को किसी प्लस Q आवेश से आवेशित किया। आवेशित करने का मतलब हमने क्या किया कि इसको कोई सोर्स दे दिया, ठीक है, कहीं से सोर्स दिया और ये इसको हमने आवेशित किया। और कैसे आवेशित किया, प्लस Q आवेश से। तो स्टूडेंट हम ये जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि दूसरे वस्तु में जो आवेश होता है वह वैद्युत प्रेरण के द्वारा, अगर उसके समीप कोई अचालक वस्तु रखी गई है तो वो भी क्या होती है, आवेशित हो जाती है। तो जब हम P को प्लस Q आवेश देते हैं तो वैद्युत प्रेरण के द्वारा ये जो दूसरा प्लेट Q होता है इस पर, इसके भीतर वाले सतह पर माइनस Q आवेश आ जाता है। ध्यान दें, जब भी वैद्युत प्रेरण के द्वारा होता है तो उसके ठीक दूसरे वाले चालक के सतह पर, उसके सामने वाले सतह पर विपरीत आवेश आता है। ये प्रेरण है क्या, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो चुम्बक हम लोग लेते हैं, ऐसे हमने दो चुम्बक लिया
तो एक चुंबक है, अभी मान लो एक चुंबक है नहीं लिया, एक केवल यही एक चुंबक है, तो आप लोग देखते होंगे कि इस चुंबक के उसके से कोई लोहा वगैरह रख देते हैं, कोई नजदीक में लोहा, तो ये टच में नहीं आता है, ठीक है। फिर भी अगर इसको इधर उधर करते हैं तो ये वाला इधर उधर हो जाता है। बस समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लिया गया, ऐसे मान लिया गया कि अगर यहाँ पर हमने एक चुंबक रख दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया, और यहाँ पर कोई सिक्का रख दिया, तो ये इसके टच में तो नहीं है, समझिएगा, ये इस चुंबक के टच में तो नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हम इस चुंबक को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं तो उसी के साथ ये जो लोहे का सिक्का होता है यह भी ऊपर या नीचे आता है, तो ये टच में नहीं है, फिर भी इसमें इसी का गुण पाया जा रहा है। तो इस तरीके से जब होता है तो इसको चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, और उसी प्रकार जब यह आवेश से होता है किसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युतीय प्रेरण बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्लस ये P को हमने प्लस Q आवेश दिया और Q पर क्या, वैद्युतीय प्रेरण के द्वारा, ठीक है, यहां से यहां तक कैसे जा रहा है, वैद्युतीय प्रेरण के द्वारा, वैद्युतीय प्रेरण के द्वारा Q भी क्या हो गया, आवेशित हो गया, और इसके ठीक बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश आ जाता है। ध्यान दें बच्चों, क्या होता है कि इसके यहाँ प्लस Q आवेश देंगे, दूसरा वाला जो प्लेट है उस ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लिया गया कि ये दूसरा वाला प्लेट है, तो दूसरा वाला प्लेट है तो यहाँ क्या चीज होता है कि ऋण आवेश आ जाता है। यहाँ एक प्लेट है ना, तो इस यहाँ प्लस Q है, यहाँ ऋण आवेश आ जाता है, इसके ठीक बाहरी वाले यहाँ इस सतह पर क्या होता है कि धन आवेश आ जाता है। अब जब इस तरीके से होता है तो इनके बीच में आकर्षण, मतलब इनके बीच में आकर्षण बल लगता है, ठीक है, इनके बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल जब लगता है तो वैद्युत विभव घट जाता है। क्या होता है, वैद्युत विभव घट जाता है। अब देखिए ये C बराबर आप जानते हो कि Q बटे क्या होता है, V होता है, और आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल F का जो वैल्यू है, अगर इसका मान बड़ा रहेगा, F का मान क्या बड़ा रहेगा, तो जो V का मान होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। अब एक प्रॉब्लम और ये आता है कि यहाँ पर ये क्या है, प्लस Q आवेश, दूसरे पर सॉरी यहाँ माइनस Q आवेश है, दूसरे सतह पर प्लस Q आवेश है, तो इनके बीच में क्या होता है कि आकर्षण होता है, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब क्या करते हैं हम, इससे बचने के लिए हम दूसरे वाले प्लेट Q को अर्थ से जोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम किससे जोड़ देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इससे ये फायदा होता है कि इस Q वाले प्लेट के बाहरी सतह पर जितने प्रेरण के द्वारा जितने प्लस Q आवेश हैं वह सभी के सभी पृथ्वी में चले जाते हैं। तो जब पृथ्वी पर चला जाता है तो यहाँ केवल क्या बचेगा, माइनस Q आवेश बचेगा, और यहाँ केवल प्लस Q आवेश बचेगा, जिसके कारण इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा, और जितना ही आकर्षण बल ज्यादा होता है V का वैल्यू उतना ही कम हो जाता है। अब आता है सर ये V का वैल्यू कम होने से संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए क्या, जब आप V को कम करेंगे तो C का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए ये C इज एंटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव के ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर आप V का वैल्यू बढ़ाते हैं तो C का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और अगर आप इस V का वैल्यू कम करते हैं तो C का वैल्यू क्या होता है, C का वैल्यू क्या होता है कि अधिक हो जाता है। तो यहाँ C का वैल्यू अधिक होने से Q का वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि आवेश आप दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से फाइनली हम ये सीखे कि जब अगर आकर्षण बल, इनके में आकर्षण बल है तो V के मान में क्या होती है, कमी होती है। अगर आकर्षण बल है तो V के मान में कमी होती है, और प्रतिकर्षण बल है तो V के मान में अधिकता होती है। यहाँ पूछा जाए आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण हो रहा है, तो यहाँ बताएंगे कि आकर्षण हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस, तो आकर्षण होगा, और जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो V का मान कम होगा। जब V का मान यहाँ से देखिए, V का मान अगर कम है तो C का मान ज्यादा होता है, यानी कि धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये टोटल होता है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या चीज होता है, ठीक है ना। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे संधारित्र की धारिता, ठीक है, हेडिंग लगाएंगे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता में देखिए, इसके पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ा कि किसी चालक की धारिता क्या होती है, ठीक है ना, किसी चालक की धारिता क्या होती है। तो चालक की धारिता का मतलब कोई इसका डिफिनेशन अगर पता है, आपको पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स
में आप लोग कमेंट करेंगे कि किसी चालक की धारिता का डिफिनेशन हमने क्या बताया था, उसका डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये अब हम बात करते हैं संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो संधारित्र की धारिता का मतलब ये होता है कि संधारित्र को दिए गए आवेश, ठीक है, किसी संधारित्र को दिए गए आवेश तथा संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब से क्या कि किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे समझें, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये दो प्लेट हमने लिया, ठीक है, इस तरीके से दो प्लेट लिया, एक प्लेट क्या है P है और एक प्लेट क्या है Q है। तो अब क्या होता है कि इसको हमने कितना आवेश दिया, प्लस Q आवेश दे दिया, तो प्लस Q आवेश दिया जाएगा तो फिर ऋण माइनस Q होगा। तो किसी भी एक, ठीक है, माइनस Q आवेश, एक चीज और भी ध्यान दें, जितना आप P को देंगे आवेश उतना उसके विपरीत आवेश Q पर उतना ही आएगा। जैसे आप प्लस Q आवेश अगर P को देते हैं तो दूसरे प्लेट पर कितना आवेश आएगा, माइनस Q आवेश आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर 4 माइक्रोकूलम आप प्लस का P को देते हो, प्लस 4 माइक्रोकूलम, तो Q पर उत्पन्न जो आवेश होगा पीरियड के द्वारा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा। 8 माइक्रोकूलम आप इसको प्लस को देते हो तो ये क्या चीज हो जाएगा, माइनस का 8 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो किसी भी एक आवेश को दिया गया आवेश या किसी भी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा इनके बीच, ठीक है, ये सेपरेशन कितना है, D है, तो इनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि इस पर प्लस हो जाएगा तो इस पर माइनस हो जाएगा ना, तो जब प्लस और माइनस हो जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा। तो इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को हम क्या करते हैं, संधारित्र की धारिता C करते हैं। यानी कि किसी संधारित्र की जो धारिता C होता है वो अभी आप बता सकते हैं Q अपान क्या चीज है, V है। C बराबर क्या होता है, Q अपान V होता है। ये कैसे आता है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि Q क्या चीज है, एक प्लेट को दिया गया आवेश। आप लोग लिख सकते हैं कि एक प्लेट को दिया गया आवेश है, ठीक है ना, जितना भी आवेश दिया जाएगा। और ये V क्या चीज है, तो V को आप लोग लिख सकते हैं दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है, ठीक है ना। तो कैसे, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग डिफिनेशन बता सकते हैं, या डिफिनेशन पता है तो फार्मूला बता सकते हैं। अगर फार्मूला आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी संधारित्र को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी कि C बराबर Q अपान V, जहां Q एक प्लेट को दिया गया आवेश और V दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है। बात सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर देखिए यहां से एक चीज नोट करने वाली जो चीज है उसको नोट कीजिए। नोट में क्या है, अगर हम ये पूछें कि संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, नोट कीजिए, ठीक है। देखिए जो चीजें अलग से नोट कराई जाती हैं उसको जरूर ध्यान दें, और वही आपसे पूछा भी जाता है। वो विकल्पित टाइप में जो हटके होता है वही पूछा जाता है, इसके लिए आप लोग ध्यान दें। और किताब को पढ़ते समय भी आपको जो चीजें अलग दिखें उसको हाईलाइट कर लें, ठीक है, या कहीं अपने से अलग से नोट्स उसको कर लें। जब देखिए हम कितना भी पढ़ा लें कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई कितना भी पढ़ा ले जब तक आप लोग अपने से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने से पढ़ाई जरूर करें। हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है कि आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, आप लोग अगर ये व्हाट्सएप करते हैं या कमेंट बॉक्स में करते हैं इस तरीके से। बाकी पढ़ना तो आपको ही है, ठीक है, और अपने से पढ़ेंगे उसके बाद हमारा पढ़ेंगे, या हमारा पढ़ के आप एक बार अपने से पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो अपने से खुद पढ़ाई जरूर करें, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये नोट में क्या चीज आपको लिखना है। नोट में अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि किसी संधारित्र पर नेट आवेश शून्य होता
है। ठीक है, यानी कि पूछा जाए कि किसी संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है तो आप बताएंगे 0 होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये पूछा जाए कि क्या अगर किसी संधारित्र पर 0 आवेश है तो उस पे आवेश नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं। अगर 0 आवेश है, कुल नेट आवेश 0 है, फिर भी वहां आवेश है, क्योंकि इस प्लेट पर देखिए प्लस क्यू आवेश है, और इस प्लेट पर क्या हो जाएगा, इस पर यहाँ क्या किया जाएगा, माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। तो अगर एक एक प्लेट की हम बात करेंगे तो इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू आवेश है ना। लेकिन अगर इस टोटल को एक सिस्टम मान करके, इस टोटल को अगर हम एक सिस्टम ऐसे मान लेंगे कहीं चीज, तो इस पर अगर पूछे कुल आवेश तो आप बताएंगे 0। क्यों? क्योंकि जितना प्लस क्यू आवेश है उतना ही माइनस क्यू आवेश भी है। तो जब जोड़ोगे तो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू माइनस क्यू को क्या करेगा, काट देगा, मार देगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर के 0 हो जाएगा। तो टोटल आवेश अगर देखा जाए कि संधारित्र पर, तब आप बताएंगे कि किसी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है, और किसी एक प्लेट पर कितना होता है, तो वही जो दिया गया आवेश होता है। ठीक है, अच्छा यहां से क्वेश्चन और भी आता है कि किसी निकाय पर, ठीक है समझिएगा, किसी निकाय पर नेट आवेश 0 है या कुल आवेश 0 है, तो क्या उस निकाय पर आवेश नहीं है, तो आपका आंसर होगा नहीं, आवेश है। ठीक है, नेट आवेश का मतलब ये होता है कि जितने आवेश अगर उन सभी को जोड़ दिया जाए तब 0 हो रहा है, जबकि अलग अलग तो इसमें प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू है ना, जब जोड़ोगे तब ना वो 0 होगा। समझ में आया क्या? चलिए, तो ये आता है कि संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता में C बराबर Q बटे क्या चीज होता है, V होता है। आपने पढ़ा किसी संधारित्र पर जो नेट आवेश होता है वो क्या चीज होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला जो आप लोग हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हेडिंग लगाएं समांतर प्लेट संधारित्र की। ठीक है, हेडिंग हो गया। तो अब इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उससे थोड़ा सा जानेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये जानेंगे हम कि संधारित्र कितने प्रकार का होता है। हमने संधारित्र जान लिया, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या होता है, उसके बाद से हम ये जानेंगे कि ये संधारित्र कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट, संधारित्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, मुख्य रूप से, वैसे तो चाहे कहीं के केवल 2 बताया जाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र कितने प्रकार का, 3 प्रकार। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र जो कि आपके सिलेबस में है। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि ऐसा संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटें समांतर हो। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, ऐसे संधारित्र जिनकी दोनों प्लेटें क्या होती हैं, समांतर होती हैं, उसको हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। दूसरा आता है गोलीय प्लेट संधारित्र। ठीक है, गोलीय प्लेट संधारित्र में क्या चीज होता है कि ऐसा संधारित्र जिनकी दोनों प्लेटें गोलाकार होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गोलीय प्लेट संधारित्र कहते हैं। तीसरा जो आता है बेलनाकार। तो ऐसा संधारित्र जिसकी प्लेटें क्या होती हैं, बेलन के आकार की होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में हमको उसी को पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे पहले तो आप लोग एक हेडिंग लगा लीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या चीज होता है, तो स्टूडेंट इसमें ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र में जो दोनों प्लेटें होती हैं, इस तरीके से जो दोनों प्लेट हैं, एक प्लेट मान लिया गया P है और जो दूसरा प्लेट है, इस तरीके से दूसरा प्लेट हमने ये मान लिया कि ये जो प्लेट है वो क्या है, Q है। इस तरीके से ये 2 प्लेटें हो गई। आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये 2 प्लेटें हो गई। ठीक है, तो ये परस्पर क्या है, समांतर होगी। ये दोनों प्लेटें कैसी आपको दिख रही हैं, समांतर दिख रही हैं। तो ऐसा संधारित्र जिनकी दोनों प्लेटें समांतर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। फिर देखिए, अब मान लिया वो क्लियर हुआ क्या कि ऐसे संधारित्र जिनकी दोनों प्लेटें परस्पर समांतर होती हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में आप लोग क्या लिखेंगे कि वही चीज है कि समांतर प्लेट संधारित्र को दिए गए आवेश तथा उसके
दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसके लिए जो सूत्र बन करके आएगा वो होता है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। आप ये रटेंगे कि क्या होता है, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी होता है। इसी चीज को हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है ना। इसी को हमको प्रूफ करना है कि किसी समांतर प्लेट की जो संधारित्र की धारिता होती है वो C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी होता है, जहां ए क्या है तो इन प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होता है निर्वात की विद्युतशीलता, के क्या होता है परावैद्युत नियतांक होता है, और डी क्या होता है तो इनके बीच का सेपरेशन होता है। यानी कि ये जो सेपरेशन है इनके बीच का जो दूरी है उसी को हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। अब क्या होता है कि अगर मान लिया जाए, ठीक है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये थोड़ा सा समझे। इसको अगर मान लिया जाए कि किसका, इसको एक माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें P और Q हैं तथा इनके बीच की दूरी D है और इनका क्षेत्रफल समान है और क्षेत्रफल कितना है, A है। अब यदि प्लेट P को प्लस Q आवेश दिया जाता है, ठीक है, कैसा आवेश दिया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो वैद्युत प्रेरण के द्वारा Q प्लेट पर माइनस Q आवेश आ जाता है, ठीक है, माइनस Q आवेश आ जाता है तथा Q प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है, Q प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है, ठीक। अब क्या होता है कि ये वैद्युत प्रेरण का मतलब यहां से यहां तक ऐसे वैद्युत प्रेरण होगा। और अगर पूछें, ये देखिए प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो अगर इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र भी तो उत्पन्न होगा, ठीक है, जैसे विभवांतर भी हमने समझा कि क्या विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अगर पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आप जानते हैं प्लस Q से किधर होता है, माइनस Q की तरफ होता है। यानी कि ये इधर आप देखेंगे इस तरीके से, तो इसका जो डायरेक्शन होगा E का वह कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ये E का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है E है, ये सपोज कर लिया जाए यहाँ क्या चीज हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रहा है। एक बार चाहे तो आप लोग फिगर बना लें, फिगर बना करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माना संधारित्र की दो प्लेटें P व Q एक दूसरे से D दूरी पर रखी गई हैं तथा दोनों प्लेटों पर आवेश प्लस Q व माइनस Q है। चालक Q को बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ा गया है, ठीक है, इतना समझ में आया कि माना दो प्लेटें P और Q हैं तथा इनके बीच की दूरी D है तथा इन दोनों का समान क्षेत्रफल A है, समान क्षेत्रफल क्या है, A है, तथा इन्हें क्रमशः प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से आवेशित किया गया है। तब P व Q के बीच विभवांतर, P व Q के बीच विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V बराबर E इंटू डी, ठीक है। एक हम टॉपिक पढ़ाए होंगे आपको कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, या आपको पढ़ाया गया होगा विभव प्रवणता, तो वहां से भी ये फार्मूला निकल करके आता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो V होता है V बराबर E इंटू आर होता है, ठीक है, E इंटू आर, तो आर की जगह पर यहाँ क्या चीज है, D है। आपसे समझे कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है V बराबर E इंटू डी होता है, जहां D क्या चीज होता है, तो ये दूरी होता है आवेश से दूसरे बिंदु तक की दूरी होता है। तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, और वो विभवांतर हम कैसे निकालते हैं, तो V बराबर E इंटू डी से निकालते हैं, ठीक है। और भी इसको समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हैं। अब देखिए
हमको निकालना क्या, हमको प्रूफ ये करना है सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। हमको पहले तो ये जानना है धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है Q बटे V। तो Q का मतलब जितना हम आवेश दे रहे हैं, तो हमने ये मान लिया कि प्लस Q आवेश दिया तो Q हो गया। V अगर निकल जाए यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V निकल जाए तो हम इसी सूत्र में V के जगह पर वो वैल्यू रख करके C का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, V को निकालना। तो V कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं P और Q के बीच जो विभवांतर होता है V बराबर A इंटू डी होता है, जहां D इन दोनों प्लेटों के बीच सेपरेशन है। अब आता है कि E कैसे निकलेगा, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, जब गॉसियस थ्योरम पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि दो प्लेटों के बीच, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या चीज होता है, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि K बराबर होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है, मैं बताया था कि अगर दो प्लेटें हैं तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युतीय क्षेत्र होता है वह E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होता है। और इन दोनों प्लेटों के बाहर अगर पूछा जाए किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप बता देते हैं शून्य होता है, ठीक है। यानी कि दो प्लेट है या दो चालक है, उन चालकों के ठीक बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आप बताते हैं E बराबर एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होता है और बाहर पूछा जाए तो शून्य होता था। इसको हमने पहले भी गॉसियस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ाते समय इस चीज को हमने बताया है। और यहाँ और भी समझ सकते हैं, यहाँ सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा बराबर इसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। आप पढ़े होंगे पृष्ठ आवेश घनत्व क्या चीज होता है, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ये कुछ लोग तो इसको जो हम आवेश दे रहे हैं क्यू ना, इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है, प्लस सिग्मा है, और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है, माइनस का सिग्मा है। हम ऐसे भी इसको बता सकते हैं, माइनस आवेश के कारण पृष्ठ घनत्व क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस के कारण क्या होता है, प्लस होता है। तो आप लोग ऐसे भी मान सकते हैं। तो ये आया कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में E का मान रखने पर, E का मान रखने पर तो क्या मिलेगा, V बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। क्या हो गया, V बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ई की जगह पर हमने ये वाला वैल्यू रख दिया। अब क्या चीज आता है, अब हम ये देखेंगे कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए। एक तो फार्मूला आपका यही है, इससे भी किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, ये देखो V का वैल्यू आ गया ना, V बराबर क्या चीज आ गया कि सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ गया। यहां से हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख पाएंगे कि सिग्मा बराबर हम जानते हैं, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए, ठीक है। क्या होता है, Q अपान ए होता है, जहां A बराबर क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। प्लेटों का ये क्या चीज होता है, क्षेत्रफल। पहले भी मैंने लिखवा चुका है ये सब चीजें। ये क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। अब अगर इसमें पुट करेंगे तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा कि V बराबर सिग्मा, सिग्मा की जगह आपको क्या रखना है, Q बटे ए हो गया, ठीक है। सिग्मा की जगह हमने Q बटे ए रखा, और ये नीचे जो है के एप्सिलॉन नॉट तो रहबे करेगा, और ये क्या रहेगा, डी रहेगा। बात सबको समझ में आया। यानी कि अगर ये भी एक आपने फार्मूला डिराइव कर लिया, क्या कि अगर पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे V बराबर Q अपान ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बात समझ में आ रहा है। एक फार्मूला तो ये खुद आ गया, क्या कि अगर पूछा जाए इस संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर का सूत्र लिखिए, तो आप बता सकते हैं कि V बराबर Q अपान ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, जहां Q क्या है, दिया गया आवेश, A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल,
के क्या है, परावैद्युत नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, तो विद्युतशीलता है, डी क्या चीज है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखिए जब हमको भी पता चल गया ना, जब हमको भी का वैल्यू पता चल गया, तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं धारिता के परिभाषा से, धारिता के परिभाषा से क्या होता है, C बराबर Q बटे V होता है। अब हम क्या करेंगे, V का मान रख देंगे, V का मान रखने पर तो रख देंगे, तो C बराबर ये हो गया Q और V का ये टोटल वैल्यू रख दीजिए, तो टोटल वैल्यू रखेंगे तो ये Q और ये क्या चीज हो जाएगा, A के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया। अब देखिए इस Q से ये वाला Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये जो Q मिला। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली C बराबर है A के एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं K A एप्सिलॉन नॉट बटे क्या चीज हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, हेंस क्या होगा, ये प्रूफ हुआ। बात समझ में आया। हमने पहले V का वैल्यू निकाल लिया, V का वैल्यू फिर इसमें इसके फार्मूले में पुट कर दिया, सॉल्व किया तो आ गया C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बटे D, जो कि हमको यही प्रूव करना था। मैंने यही बताया था कि C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट इनटू D होता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि समांतर प्लेट्स, यहाँ से देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए, तो आप ये लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कभी कभी पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। एक बार जल्दी जल्दी में देखिए क्या होता है, कैसे इसको आप प्रूव करेंगे, कैसे दिमाग में आएगा। पहली बात तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब अपने आप आएगा। दूसरी बात ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि C बराबर क्या होता है, K A एप्सिलॉन नॉट इनटू D होता है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, यहां से देखिए आपने ये फिगर बनाया कि माना भाई एक संधारित्र है तो उसमें दो प्लेटें हैं, मान लिया P और Q है। स्टेप आपको याद करना है कि पहले हमको क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद से आप लिख सकते हो, थोड़ा सा नहीं भी लिखो, बस ऐसे फिगर बना के जैसे मैं लिखा ऐसे लिख दो तो भी कोई बात नहीं। क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें P और Q हैं, जिनके बीच की दूरी D है तथा इन पे क्रमशः प्लस Q तथा माइनस Q आवेश दिया गया है। माना इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है और वो कितना है, A है। ठीक है, फिर अब क्या चाहिए, स्टेप आता है कि P व Q के बीच विभवांतर V बराबर E इंटू D होता है। जैसे एक अगर प्लस है दूसरा क्या है माइनस है, तो इनके बीच तुरंत क्या पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है और वो किसके बराबर होता है, तो E इंटू डी। E क्या चीज होता है, इनके बीच में वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो V बराबर E इंटू डी हो गया। हमारा टारगेट क्या है, V को निकालना, तभी तो हम इस डिफिनेशन में यहाँ रख पाएंगे। तो V बराबर E इंटू डी। अभी आता है E कैसे निकलेगा, तो E को निकालने के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर दो चालक हो उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो E बराबर सिग्मा अपन के एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमने उसको यहाँ पर रख दिया। अगर पढ़ा जैसे ये दो चालक हैं, इनके बीच में पूछा जाएगा तो बताओगे क्या कि सिग्मा अपान के, ये वाला बताएंगे आप लोग कि सिग्मा अपान के एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर पूछा जाए इसके बाहर कितना होता है तो शून्य होता है। इसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। अब जब E का वैल्यू पता चल गया तो समीकरण एक में E का वैल्यू रख दीजिए। तो E का वैल्यू रखे तो आप किसका वैल्यू आ गया, V का। एक क्वेश्चन यहाँ अगर पूछ लेता है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है, तो ये आप खुद तो बता सकते हैं। ठीक है, कि V बराबर Q अपन K एप्सिलॉन नॉट D होता है। अब हमको V जब पता चल गया तो धारिता हमको निकालना है। तो धारिता की परिभाषा से C बराबर Q बटे V होता है। तो हमने जो यहाँ V निकाला है उसी को यहाँ पुट कर दिया और सॉल्व किया तो Q से Q कैंसिल हो गया। ये जो ये देखिए A के एप्सिलॉन नॉट है, इसको ऊपर करके हमने K एप्सिलॉन नॉट लिया है। D जो है वो तो वही रह जाएगा क्योंकि इसका गुणांक है। तो फाइनली हमने ये पाया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर क्या होता है, K A एप्सिलॉन नॉट इनटू D होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक नोट कर लें, वीडियो को आप लोग रोक करके भी नोट कर लें। अभी और भी थोड़ा सा आगे समझा जाए, और थोड़ा सा आगे समझा जाए। इसको अगर मान लिया जाए, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, समीकरण 2। आपका यही तक काम था लेकिन आगे थोड़ा सा पढ़ा जाए, समीकरण 2 मान लिया जाए। और देखिए क्या चीज होता है कि
आप लोग चाहे तो नोट में भी लिख सकते हैं। नोट में क्या लिख सकते हैं कि वायु या निर्वात के लिए जो k का वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। k क्या है परावैद्युत नियतांक है। ये सपोज किया हूं मैं कि इसके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है तब ये होगा। अगर मान लीजिए इसके बीच कोई परावैद्युत माध्यम नहीं रखा गया है तो उसकी k बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो जब k बराबर 1 हो जाएगा तो उसी सूत्र से क्या हो जाएगा c बराबर a एप्सिलॉन नॉट बटे d हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो। अगर k का वैल्यू दिया रहेगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे, k का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वायु या निर्वात के लिए कहेगा तो हम तुरंत ध्यान जाएंगे कि k का यूज नहीं करना है तो उसके लिए a एप्सिलॉन नॉट बटे d। अच्छा, अब अगर एक सवाल यहाँ दिया हो गया, दूसरा क्या दिया जाता है पहला नोट में ये, दूसरा नोट में क्या दिया होता है कि अगर हम ये कर दें कि समीकरण नंबर 2 इसको 3 मान लीजिए, समीकरण 3 भागा 3 अगर कर दिया जाए, ठीक है, इसमें इससे भाग दे दिया जाए तो आपको मिलेगा, इसको हम सी नाट लिख दे रहे हैं। ठीक है, सी नाट क्यों लिख रहे हैं, ओ का मतलब क्या चीज है, या तो आप ऐसे समझ लें निर्वात, जहां ये होता है सी नाट का मतलब होता है निर्वात है। ठीक है, कोई माध्यम नहीं रखा गया है और केवल जहां है वहां क्या चीज है एक माध्यम रखा गया है। अब क्या चीज होता है कि ये C बराबर हो गया तो C उसमें इसका भाग देना है आपको, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल या ऐसे C अपॉन C नॉट बराबर केवल और केवल क्या बचेगा K। देखिए कैसे, जब आप इसको ऊपर करेंगे इसको नीचे करेंगे तो टोटल से कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल इसका क्या बचेगा K बचेगा। A एप्सिलॉन नॉट D जो है A एप्सिलॉन नॉट D से कैंसिल हो जाएगा, या इसी को आप लिख सकते हैं C बराबर K C नॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कब के लिए होता है माध्यम यदि रखे हैं तब, और ये कब के लिए होता है ये जब निर्वात है तब। ठीक है, जब माध्यम रखते हैं तो संधारित्र की धारिता C मैंने माना है और यदि निर्वात है तो C नॉट हमने माना है। अब अगर ये पूछा जाए कि K यानी कि माध्यम रख देने पर, परावैद्युत माध्यम रखने पर धारिता का मान ज्यादा होता है या हटा देने पर ज्यादा होता है, तो अब बताएंगे रखने पर ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे अगर C नॉट पहले था तो हम ये देख रहे हैं C जो माध्यम वाला है वह निर्वात के धारिता से K गुना अधिक है। भाई पूछा C अधिक कि C नॉट अधिक, तो बताओगे ना C अधिक, क्यों, क्योंकि C नॉट में जब हम K का मल्टीपल कर रहे हैं तब ये C के बराबर हो रहा है। तो यानी कि अगर हम परावैद्युत माध्यम रख देंगे तो धारिता क्या होती है बढ़ जाती है। ठीक है, तब क्या होती है धारिता बढ़ जाती है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लें, फिर नेक्स्ट हेडिंग इसको जल्दी नोट करें। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ये प्रभावित करने वाले कारक का मतलब ये होता है कि क्या चीज कर दिया जाए कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी या क्या होने से संधारित्र की धारिता कम हो जाएगी। बात समझ आ रहा है, तो इसके लिए कुछ याद नहीं करना है, बस एक वही जो फार्मूला हमने बताया वही आपको याद करना है। क्या कि अभी हमने पढ़ा कि C बराबर होता है K A एप्सिलॉन नॉट बटे D, ये चीज आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर ये फार्मूला है आपको याद है तो आप सब बता देंगे। ठीक है, पहला देखिए, पहला क्या चीज होता है, यहां से हम ये देख रहे हैं कि जो संधारित्र की धारिता C है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, K है, K यानी कि K का मान बढ़ाएंगे तो C का जो सीधाई में होता है, जैसे अगर मान लो x बराबर y बटे z है, ठीक है, x बराबर y बटे z है, तो हम ये देख रहे हैं कि x जो है वो y की एकदम सीधाई में है ना, ऐसे देखिए सीध में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर y का मान बढ़ाएंगे तो x का मान बढ़ेगा, y का मान घटाएंगे तो x का मान घटेगा। और जो उल्टा होता है, अगर ये देखो अंश में है तो ये किस में है, हर में है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर z का मान आप बढ़ाओगे तो x का मान क्या होगा, कम होगा, और अगर x z का मान कम करते हो तो x का मान बढ़ेगा। तो बस ये फार्मूला याद है तो आप कर सकते हो क्या कि ये आप देख रहे हो जो धारिता C है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, K के, यानी कि K यानी कि प्लेटों के बीच आप लोग लिख सकते हैं, अर्थात प्लेटों के बीच परावैद्युत रखने पर धारिता बढ़ जाता है,
धारिता क्या होता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया? क्योंकि यह देखो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, और अगर परावैद्युत है उसको हटा लोगे तब क्या चीज होगा, धारिता कम हो जाएगा। भाई के नहीं है तो धारिता कम हो जाएगा। दूसरा यहीं से देखिए, दूसरा ए, देखो ए यानी कि सी जो है वो भी सीध में, यानी कि जो धारिता होती है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के क्षेत्रफल के। यहां देखो सीधाई में दिख रहा है, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एरिया यानी कि संधारित्र के प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो जितना बड़ा रहेगा उसकी धारिता भी उतना ही बड़ी होती है। ठीक है। तीसरा ये तो देखिए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू तो कांस्टेंट हमेशा रहेगा, छोड़िए। तीसरा क्या है, डी। अब ये देख रहे हो एंटी प्रोपोर्शनल है, यानी कि डी का मान बढ़ाओगे तो सी का मान क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि जो दोनों प्लेट आप लिए थे अगर इनके बीच की दूरी आप बढ़ा देंगे, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो धारिता का मान कम हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे सी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू डी, क्योंकि देखिए सी इसके उल्टा आ रहा है तो एक बटे डी का मतलब क्या, अगर आप डी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो सी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लें कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में ये फार्मूला आपको याद है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, यहां से आप डायरेक्ट बता देंगे कि अब देखिए क्या किया जाता है कि जैसे अगर मान लिया जाए ये कह दिया जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं। अपने से पढ़ाई करते रहे, मौज मस्ती भी किया करें, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। रेगुलर पढ़ाई करें, अब मैं भी कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूं, ठीक है ना। अब रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोग पूरा मेहनत से पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ चीजें ऐसे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसकी धारिता मान लिया जाए कि इसका धारिता 4 माइक्रोफैरेड है। इसका धारिता कितना है, 4 माइक्रोफैरेड है। सी नॉट 4 माइक्रोफैरेड है। यदि इसके बीच में कोई के परावैद्युत या 2 परावैद्युतांक वाला, यानी कि के बराबर कितना, 2 परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम रख दिया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी। बात समझना, पहले इस संधारित्र की धारिता कितना है, 4 माइक्रोफैरेड है। अब क्या होता है कि यदि इन दोनों प्लेटों के बीच के बराबर 2 का कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो धारिता क्या हो जाएगी। तो अभी ये फार्मूला आपको हमने पढ़ाया कि सी बराबर होता है के सी नॉट। तो हमसे सी पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, के का वैल्यू कितना रख रहे हो, 2, और सी नॉट मतलब जो पहले था तो पहले कितना था, 4 माइक्रोफैरेड, तो इसमें गुणे कितना, 4 का मल्टीपल कर दो, यानी कि सी बराबर 4 दूनी कितना हो गया, 8 माइक्रोफैरेड हो गया। ठीक है। आप क्या देखिए कि अभी हमने बताया था कि जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के की, यानी कि के का मान बढ़ाओगे तो सी का मान बढ़ जाएगा। तो आप देखो वही कि अगर के पहले कुछ नहीं था, परावैद्युत हमने नहीं रखा था, लेकिन जब परावैद्युत रख दिया, बढ़ा दिया उसका वैल्यू, तो उसी का वैल्यू दोगुना हो गया, यानी पहले 4 था, अभी कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये इस तरीके से। या अगर मान लो इसी का उल्टा सवाल भी पूछा जा सकता है कि यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों के बीच के बराबर 2 परावैद्युत माध्यम का कोई माध्यम रखा गया है जिसकी धारिता 8 माइक्रोफैरेड है, यदि इस माध्यम को हटा लिया जाता है, ध्यान देना, माध्यम को हटा लिया जाता है तो धारिता का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जब हटाओगे तो इसमें आप क्या कर दोगे, 8 में 2 का भाग कर दोगे। भाई यही ना होता है कि सी बराबर, आप जानते हो कि के सी नॉट होता है। ये कब का फार्मूला होता है, ये सी क्या है, जब माध्यम रखे हो,
और सी नॉट क्या चीज होता है, जब माध्यम को हटा देते हो। तो यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि माध्यम को हटा दो, माध्यम को हटा दोगे तो सी मिलेगा, और सी बराबर क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नॉट बराबर सी अपॉन के। ठीक है, यानी कि पहले जो सी का वैल्यू 8 माइक्रोफैरड था, अभी के हटा दिए तो ये 2 हटाओगे तो 2 हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, उनके बीच की या उनका क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताओगे 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया है आपको कि C प्रोपोर्शनल A भी होता है। तो इसको अगर 2 गुना कर दिए तो C का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल घटा दिए तो C का वैल्यू घट जाएगा, क्षेत्रफल आधा कर दिया गया तो C का वैल्यू आधा हो जाएगा। ठीक, अब एक सवाल और भी आता है कि अगर मान लिया जाए यदि 2 प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, इस 2 प्लेट के बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि पहले कितना था, d था, अभी इसको 2d कर दिया जाए, 2 गुना का मतलब 2d कर दिया जाए, तो इस संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 2 गुना करते हो तो उसका जो धारिता होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि यह एंटी प्रोपोर्शनल होता है। डी को बढ़ाओगे तो सी का वैल्यू घटेगा। आपसे समझे क्या कि अगर ये क्वेश्चन है कि अगर मान लिया जाए कि पहले की किसी संधारित्र की धारिता ये 2 था, कितना मतलब इसके डिस्टेंस कितना था, d था, और ये p है, ये q है, या मान लिया जाए कि सी नॉट का मतलब पहली स्थिति में जो था वो है, अगर मान लो कि था 4 माइक्रोफैरड, कितना था, 4 माइक्रोफैरड था। अब क्या होता है, क्वेश्चन है हमारा कि यदि d बराबर, ठीक है, यदि d बराबर कितना कर दिया जाए, 2d कर दिया जाए, d का वैल्यू क्या कर दिया जाए, 2d कर दिया जाए, ठीक है, तब c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब c का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप तुरंत बिना देखे आंसर बता दो कि आधा हो जाएगा। इसको 2 गुना करोगे तो आधा हो जाएगा, 4 गुना करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और अगर इनके बीच की दूरी आधा करोगे ना तो 2 गुना हो जाएगा। फिलहाल देखो कैसे लगता है ये। देखिए पहले हम सूत्र ये जानते हैं कि c पहले ऐसे c1 पहले कितना था, c1 बराबर था, जो सूत्र वो होता है k a एप्सिलॉन नॉट बटे d। इसको आप समीकरण 1 मान लो, जब इनके बीच की दूरी कितना थी, d था। अब C2 का मतलब क्या चीज समझना है आपको कि जब दूरी 2 गुनी कर दी गई, यानी कि d की जगह आप क्या रखोगे 2d, बाकी सब सेम है। ये हो जाएगा k a एप्सिलॉन नॉट बटे d का मतलब दूरी 2 गुना का मतलब 2d कर दिया गया, समीकरण नंबर 2। भाई जब d था तो ये फार्मूला होगा, जब दूरी 2 गुना कर दोगे तो d की जगह 2d रखोगे। पहले हमने मान लिया इसके धारिता C1 था, अभी क्या हो गया C2। अब भाग कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 भागा क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा C1 अपॉन C2 बराबर, ठीक है, सब कैंसिल हो गया, ये सभी के सभी क्या चीज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या d से ये d भी कैंसिल हो जाएगा। और क्या ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो k a एप्सिलॉन नॉट बटे d, और ये देखो जब भाग में बदलोगे तो गुणा होंगे, ये पहले नीचे भाग होगा, जब गुणे में बदलेंगे तो ये 2d ऊपर चला जाएगा, और k a एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो इससे ये कैंसिल, d से d कैंसिल, यानी कि C1 अपॉन C2 बराबर क्या हो गया, केवल बचा यहाँ से 2, या इंप्लाई दैट इसी को हमको किसका वैल्यू निकालना था, C2 का। तो जब C2 बराबर निकालोगे तो ये C1 बटे क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो धारिता था उसका आधा हो गया, और यहाँ C2, तो C2 बराबर निकाल सकते हो, C1 का वैल्यू कितना था, यहाँ से देखिए इसी को आप C1 भी लिख सकते हो, C1 बराबर कितना था, 4 था, बटे 2 कर दो, अर्थात ये क्या हो गया, 2 माइक्रोफैरड, यानी कि आधा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर ये कहता है कि 3 गुना कर दिया गया तो इसी के जगह पर आप 3d रख दीजिए, फिर सॉल्व कर दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर कहता है आधा कर दिया गया तो ये d की जगह पर आप क्या रखोगे, d/2, तो जब d/2 रखोगे ना तो यह 1/2 आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो C2 का वैल्यू 2 C1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहें और न्यूमेरिकल जरूर लगाएं। एक वीडियो जब पूरा पढ़ा लेंगे तो इसका और भी हम न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे कराएंगे, ठीक है ना। तो कल का हम लोग जो पढ़ेंगे वह ये होगा कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हमने निकाला है, तो ये होगा कि अगर इसमें k बराबर द्वितांक का कोई माध्यम रख दिया जाए तब कितना इसका धारिता हो जाएगा। इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे, अभी 2-3 वीडियो इसका आएगा, ठीक है। तो पढ़ाई जरूर करते रहें, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें,
लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और दोस्तों को सेंड कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो ये जो आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वही हम लोगों का फीस है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जरूर करें, हम लोग भी प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।